गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हमारा टॉपिक है हमारा सेकेंड पार्ट जो हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। उसका सेकेंड पार्ट हमने लास्ट टाइम आपको पार्ट 1 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स कौन कौन से एसोसिएटेड है उनको पढ़ाया था। अब जो हमारी वीडियो है वो है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिटेल में कि कहाँ पे किस किस बायोमोलिक्यूल की डाइजेशन होती है। लिया कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। अब जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो इस स्ट्रक्चर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके स्ट्रक्चर्स के नाम पूछे जाते हैं, प्लस तुमसे पूछा जाता है कि कहाँ पे कौन से बायोमोलिक्यूल का डाइजेशन होता है। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ होती है। सो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू होती है माउथ से ही। देखो, जो भी हम बायोमोलिक्यूल्स खाते हैं, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन्स खाएं, फैट्स खाएं, न्यूक्लिक एसिड खाएं, ये होते क्या हैं? ये पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स यानी कि पॉली मीन्स बहुत बड़ा धागा जैसा, एक लंबा स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स का बड़ा धागा जैसा बनाया गया होता है, और उन धागों को डाइजेस्ट करना है यानी कि ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कैसे ब्रेक डाउन होगा? इन एंजाइम्स की वजह से। और ये एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे इन्हीं जो एंजाइमेटिक जूसेस होते हैं जो हमारे ग्लैंड से हमारे जो ये इनके स्क्रीशंस निकलते हैं। लाइक हमारे माउथ में सबसे पहला ग्लैंड हमने बोला सैल्वरी ग्लैंड्स, उनसे निकलता है स्लाइवा। तो स्लाइवा में से हमारा होता क्या है? स्लाइवा हमारा एंजाइमेटिक जूस है जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम होता है। एमाइलेज क्या करता है? पॉलीसैकेराइड यानी कि एक लंबा धागा कार्बोहाइड्रेट का, उसको तोड़ता है वो छोटे छोटे धागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी कि पॉली को वो डाइसैकेराइड्स में, पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड में तोड़ता है। वो बड़े बड़े माला, जो लंबी लंबी माला थी छोटे छोटे यूनिट्स की बनी हुई, उनको दो दो जोड़ी के मोती माला में तोड़ देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में। सो तुम्हें क्वेश्चन में क्या लिखना है? अमाइलेज स्लाइवा के अंदर जो प्रेजेंट है पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में तोड़ता है, या तुम लिखोगे कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटता है। नाउ सेकेंड चीज क्या हमने बोली? हमारे स्लाइवा में होता है लाइसोजाइम। तुमसे पूछा जाता है स्लाइवा में क्या होता है? स्लाइवा में अमाइलेज और लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या करता है कि बाय चांस जो हमने खाना खाया है, अगर उसमें कोई पैथोजन हो, कोई बैक्टीरिया हो, कुछ इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन को एट द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट उसको किल करने के लिए एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है लाइसोजाइम में। प्लस हमारे स्लाइवा में अमाइलेज लाइसोजाइम को छोड़ के कुछ सोडियम आयंस, कुछ पोटेशियम आयंस, कुछ क्लोरीन आयंस एंड कुछ बाइकार्बोनेट्स ये प्रेजेंट होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बकल कैविटी के बारे में कि स्लाइवा के टाइम हमारे माउथ में जो पीएच वैल्यू क्या होती है? वो होती है 6.8। डन। अब आते हैं हम स्टमक में। तो स्टमक में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे स्टमक में 3 टाइप की सेल्स होती है, म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स जिनको हम बोलते हैं साथ में, पेराइटल और हम ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं। म्यूकस सेल्स क्या करती हैं? वो कुछ बाइकार्बोनेट स्क्रीट करती है, प्लस कुछ म्यूकस स्क्रीट करती है। उनके अंदर मकसद क्या होता है? लुब्रिकेशन करना, प्रोटेक्शन देना एपिथेलियम को, यानी कि हमारी जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल की जो इनर लाइनिंग है, उसको हमारे HCl जो पेराइटल सेल से HCl निकलने वाला है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं वो बर्न ना हो जाए, उनको प्रोटेक्ट देने के लिए। और प्लस हमारे इस फूड को, इस काइम को लुब्रिकेशन देने के लिए म्यूकस सेल्स कॉन्टिन्यूअसली म्यूकस क्रिएट करती रहती है। पेप्टिक यानी कि चीफ सेल्स जो है वो हमारा क्या देंगी? प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम मींस एक इनएक्टिव पेप्सिनोजन। ये क्या करता है? ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, यानी कि तुम्हारे प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ शुरू होती है? स्टमक से शुरू हो जाती है। तो हमारा जो लंबा सा धागा प्रोटीन का हमने खाया था वो अब छोटे छोटे धागों में टूट जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। अभी वो अमीनो एसिड में नहीं टूट रहा है, वो छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। ठीक है। और तीसरा हमने बोला HCl, वो तो हमने बता दिया कि HCl आपके इस इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव करेगा। प्लस HCl के अंदर हमने कहा एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 कराता है। सो हमने क्या कहा? स्टमक में 4 से 5 घंटे तक हमारा ये कायम रहेगा, जहां पर पेप्सिनोजन HCl की मदद से पेप्सिन बनेगा, और पेप्सिन जो है एक्ट करेगा प्रोटीन्स के ऊपर, और प्रोटीन्स को तोड़ देगा प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स यानी कि पेप्टाइड्स में, यानी कि एक बड़े से प्रोटीन मॉलिक्यूल को छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा।
सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है क्वेश्चंस में कि स्टमक के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, कौन सा होता है? रेनिन। और स्पेलिंग पूछी जाती है RENNIN, यहाँ डबल N होता है बीच में। RENNIN एक मिल्क प्रोटीन डाइजेशन कराने के लिए होता है, यानी कि छोटे बच्चों में दूध की डाइजेशन कराने के लिए जो एंजाइम है वो है रेनिन। और एक और चीज हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती है, मगर वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, वो होती है लाइपेजेस, LIPASES, लाइपेजेस। हमारे स्टमक के अंदर ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इनएक्टिव फॉर्म में, कुछ एक्टिव फॉर्म में। और जो हमारे एक्टिव फॉर्म है वो अपना प्रोटीन की डाइजेशन करा रहे हैं, लाइपेजेस इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जो फर्दर हमारे ड्यूडेनम में जाके हमारे फैट मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करेंगे। नाउ ड्यूडेनम, अब हमारा काइम पहुंचा है ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में जो मूवमेंट होगी, मस्कुलरी मूवमेंट होगी। इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है हमारा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर हमारा बाइल आता है। बाइल कहाँ से आता है? दोनों लोब्स, हमारे लिवर के 2 लोब्स होते हैं, दोनों लोब्स से बाइल निकल के गॉल ब्लैडर में जाता है, वहां स्टोर भी हो जाता है और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। फिर हिपैटिक डक्ट, यानी कि लिवर से निकलने वाली पाइप को हिपैटिक डक्ट कहते हैं, जो पहुंचती है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में, एक छोटी पाइप से होते हुए एक बड़ी पाइप के अंदर जुड़ता है जिसका नाम है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और इस हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में एक और पाइप जुड़ती है पैनक्रियाटिक जूस से, जहां से आता है, जिसको हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर हमारे पैनक्रियाज की एक डक्ट भी जुड़ती है। नाउ ये तो हो गया ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम के अंदर ही हमारा आता है पैनक्रियाटिक जूस। सो हमारे ड्यूडेनम में जो काइम था उसमें आ चुका है बाइल, उसमें आ चुका है पैनक्रियाटिक जूस। अब बाइल तो हमने देख लिया कि वो आकर क्या करेगा, लेकिन हमारे पैनक्रियाटिक जूस है, सबसे पहले हमने उसमें देखना है क्या क्या है। उसमें है इनएक्टिव फॉर्म में बहुत सारे एंजाइम्स, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस, ये सारे एंजाइम हमें एक साथ ड्यूडेनम में एंटर करते हैं। लेकिन ड्यूडेनम में जो हमारा ट्रिप्सिनोजन था, वो ट्रिप्सिनोजन वहां एक्टिव होकर ट्रिप्सिन बनता है। कैसे बनता है? बिकॉज हमारे ड्यूडेनम में जो अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनका नाम है गॉबलेट सेल्स, वो एक एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करती है जिसको हम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा कहते हैं। उस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर एक एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज, और वो एंटीरोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? जो सबसे पहला जूस हमने नाम लिया था पैनक्रियाज का, वो था ट्रिप्सिनोजन। उस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करके ट्रिप्सिन बनाता है, क्योंकि जब पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, पर जब वो ड्यूडेनम में पहुंचते हैं तो ड्यूडेनम में प्रेजेंट हमारी जो गॉबलेट सेल से एक्सक्रीशन निकलती है वो सबसे पहला ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है, यानी कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव बनाकर ट्रिप्सिन बनाती है। फिर ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ये एक्टिवेट होके जो बाकी के हमने फर्दर सारा कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस, इन सबको एक्टिवेट करता है। और इन सब के एक्टिवेट करने के बाद ये सारे के सारे फर्दर एक्शन करते हैं हमारे काइम के ऊपर। नाउ बाइल के अंदर क्या क्या होता है? बाइल के अंदर होते हैं पिगमेंट्स। बाइल के अंदर कभी जूसेस नहीं होते हैं। हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या बाइल के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सो क्वेश्चन है बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम्स। बेसिकली बाइल के अंदर होते हैं पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट्स? बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स। ये करते क्या हैं? ये डायरेक्ट डाइजेशन नहीं बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? बाइल करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जाग जैसा चढ़ाता है उसको ब्रेक डाउन। यानी कि जैसे हमने देखा स्लाइवा में एमाइलेज ने हमारे बड़े दागे ऑफ कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे दागे में तोड़ दिया, वैसे ही हमने देखा पेप्सिनोजन हमारे प्रोटीन को स्टमक में बड़े से प्रोटीन मॉलिक्यूल को उसे छोटे छोटे दागों में तोड़ दिया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। तो हमारा जो फैट है उस फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा ये बाइल, और उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जो ब्रेक डाउन करता है उसको बोलते हैं मिजल्स। तो यहाँ पे एक और चीज होती है, ये बाइल जो है, जो हमारे स्टमक से लाइपेज निकला था इनएक्टिव फॉर्म में, उसको अब ये एक्टिवेट करेगा।
तो एक्टिवेट करने के बाद वो हमारे फर्दर काम आएगा कहाँ पे, जब हमारी फैट की डाइजेशन करनी होगी। नाउ ये काइम पहुंच चुका है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन यानी कि हम बोलेंगे इंटेस्टाइन में हमारा पहुंच चुका है, जिसमें पैनक्रेटिक जूस ने भी एंटर मार लिया है, बाइल ने भी एंटर कर लिया है, ऊपर हमारा प्रोटीन्स के और हमारे जो कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम्स थे वो भी एंटर कर चुके हैं। गॉबलेट सेल्स जो है हमारे क्या होते हैं, बेसिकली इंटेस्टाइन्स की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो उनके अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। उन गॉबलेट सेल्स में म्यूकस स्क्रीट होता रहता है, स्क्रीशन प्रोड्यूस करता रहता है वो ब्रश बॉर्डर सेल्स, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। और इस इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। ये सक्कस एंटेरिकस क्या करता है, जितने भी बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट टूट के दो दो जोड़े में टूट रहे थे, जैसे डाइसेक्राइड, डाइपेप्टाइड्स एंड लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, उन सबको ये फर्दर ब्रेक डाउन करता है। जैसे अब हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेस जो है उनके ऊपर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वो एक्ट करता है और उनको डाइपेप्टाइड्स में तोड़ता है। पॉलीसेक्राइड यानी कि जो बड़ा सा धागा कार्बोहाइड्रेट का था, स्टार्च जिसको हम बोलेंगे, उसके ऊपर एमाइलेज ने एक्ट करके उसको डाइसेक्राइड में तोड़ा था। फैट्स के ऊपर लाइपेजेस ने एक्ट किया था, उसको डाइग्लिसराइड्स में तोड़ा था। फिर डाइग्लिसराइड हमारे मोनोग्लिसराइड्स में टूटे थे। नाउ हमारे चौथा बायोमोलिक्यूल था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर न्यूक्लियेजेस एंजाइम ने एक्ट किया था, उसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा और न्यूक्लियोटाइड हमारा फर्दर न्यूक्लियोसाइड में टूटा। सो ये जो हमारी जितनी भी ब्रेकडाउन है हमारे इंटेस्टाइन्स के ऊपर हो जाती है। सो डाइपेप्टाइड्स फाइनली इंटेस्टाइन जूस जो है, इंटेस्टाइन का जूस जो है, इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम सक्कस एंटेरिकस बोला, उसने फर्दर इन जो डाइसेक्राइड्स थे, डाइपेप्टाइड्स थे, माल्टोज, लैक्टोज, इन सबको फर्दर सिंगल सिंगल मोनो यूनिट्स में तोड़ा। यानी कि तुम्हारे डाइजेशन में क्या हुआ था, पहले तुमने बड़े बड़े दागे खाए थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, अब उन फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों को तुम एक बिल्कुल सिंगल सिंगल यूनिट्स में तोड़ रहे हो। जैसे डाइपेप्टाइड्स डाइपेप्टाइडेजेस एंजाइम के कारण टूट जाएगा अमाइनो एसिड्स में। माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम के कारण टूट जाएगा ग्लूकोज के 2 यूनिट्स में, सिंगल सिंगल यूनिट्स में। लैक्टोज जो है उसके ऊपर लैक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और वो टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज छोटे छोटे यूनिट्स। सक्रोज जो है तुम्हारे सक्रेज एंजाइम के कारण टूट जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। सो ये सारे यूनिट्स इस तरह टूट गए। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स, उनके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेजेस एंजाइम एक्ट करेगा और वो उसको तोड़ेगा न्यूक्लियोसाइड्स में। यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर दोबारा से जो एंजाइम एक्ट करेगा न्यूक्लियोसाइडेजेस, वो उसको शुगर और बेस पेयर्स जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स है उनमें तोड़ेगा। सो हमारा नाइट्रोजन वगैरह सब कुछ ये सारे ब्रेकडाउन हो गए हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स अब सिंगल यूनिट तक पहुंच चुके हैं और ये सब कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में। इसलिए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यानी कि सबसे ज्यादा डाइजेशन जो है, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होती है। सो डाई एंड मोनोग्लिसराइड जो हमारा चौथा मॉलिक्यूल था, हमारा फैटी मॉलिक्यूल जिसका नाम था डाइसेक्राइड्स या मोनोग्लिसराइड्स, उन डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स को लाइपेजेस एंजाइम जो एक्टिवेट हुआ था बाइल के कारण, वो टूट जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फाइनली हमारी सिंगल यूनिट्स में आ गए, एब्जॉर्प्शन शुरू हो गई। यानी कि हमारी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट जितना भी बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल, छोटे से छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स तक पहुंच के फाइनली एसिमिलेशन हो गई और हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो हमारी एंट्री होती है केकम के पास, वो केकम के पास एंट्री होने के बाद ये जो काइम है ये फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में होती है फर्दर रिमेनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी कि कुछ सम मिनरल्स, कुछ वाटर, कुछ ड्रग्स, जो हम मेडिसिन लेते हैं, लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो ड्रग्स डाइजेस्ट होते हैं उनमें मैक्सिमम ऑफ एब्जॉर्प्शन जो ड्रग्स की होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है और मैक्सिमम ऑफ स्क्रीशन भी प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड एंड अनवांटेड
जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, या जो कुछ हमने ऐसी चीज खा ली होती है जैसे फाइबर वगैरह हम खाते हैं जो हमारे जैसे सेलुलोज है हमारे एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होता, सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलेज एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होता है, सो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जो वेजिटेबल्स वगैरह हम खाते हैं उसके अंदर जो भी ये सेलुलोज होता है वो हम अनडाइजेस्टेड रह जाता है। या फर्दर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम खाना खाते हैं और उसमें